सब ने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए फर्स्ट इसमें है मेजर रिस्क आइडेंटिफाइड इन बैंकिंग बिजनेस। तो जो रिस्क है बैंकिंग बिजनेस के अंदर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें मेन जो है वो 5 रिस्क है हमारे पास: लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क। तो देखिए इसमें उसके बाद हमारे पास आता है गाइडलाइंस टू बैंक्स फॉर मैनेजिंग दीज रिस्क, यानी कि जो रिस्क है इनको मैनेज करने की गाइडलाइंस जो दी गई है। अब इसमें भी 2 टाइप की हमारे पास। पहला तो RBI ALM की गाइडलाइंस है, वो लिक्विडिटी रिस्क के लिए है और इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए है। और दूसरा RBI बेसल 2 गाइडलाइंस है, वो क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क के लिए है। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास है लिक्विडिटी रिस्क। Risk of inability of a bank to meet its contractual obligation due to mismatch in inflow outflow from assets and liabilities। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि जो बैंक के द्वारा ये अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया जाता कि जो इनफ्लो है और आउटफ्लो है एसेट्स और लाइबिलिटी का, तो उसके कारण जो भी रिस्क बनता है वो होता है हमारे पास लिक्विडिटी रिस्क। उसके बाद है इंटरेस्ट रेट रिस्क। रिस्क ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट्स इम्पैक्टिंग प्रोफिटेबिलिटी, कि जो इंटरेस्ट रेट जो ऊपर नीचे होता रहता है उसके कारण जो इम्पैक्ट होता है प्रॉफिट पे, वो हो गया हमारे पास इंटरेस्ट रेट रिस्क। नेक्स्ट है क्रेडिट रिस्क। रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ पॉसिबल डिफॉल्ट बाय द बोरोवर और काउंटर पार्टी, यानी कि जो क्रेडिट जो दिया गया है, ठीक है, उसका डिफॉल्ट होने का जो खतरा है वो हो गया क्रेडिट रिस्क। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट रिस्क। रिस्क ऑफ एडवर्स डेविएशंस ड्यू टू मार्किंग टू मार्केट वैल्यू ऑफ द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो ड्यू टू मार्केट मूवमेंट, यानी कि जो मार्केट मूवमेंट होती रहती है स्टॉक वगैरह की, ठीक है, तो उसके कारण जो रिस्क बनता है वो होता है मार्केट रिस्क। नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिस्क। रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल processes, people, system or external factors. Example of such events are internal, external frauds, negligence, data loss, etc. कि जो रिस्क होता है किसके कारण, जो इंटरनल प्रोसेस के कारण, पीपल के कारण या फिर सिस्टम के कारण या कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर हो, तो उसके कारण जो भी रिस्क होते हैं ऑपरेशन में वो होता है हमारे पास ऑपरेशनल रिस्क। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एक्सचेंज रिस्क। रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ एडवर्स फ्लक्चुएशन इन फॉरेक्स रेट, ठीक है, जो फॉरेक्स रेट जो चेंज होते रहते हैं हर एक कंट्री के, मान लो, ठीक है, तो उसके कारण जो रेट जो रिस्क बनता है वो होता है एक्सचेंज रिस्क। नेक्स्ट है सेटलमेंट रिस्क, और जिसको हम बोल देते हैं हर्स्टेट रिस्क। रिस्क ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट आफ्टर द डील इज पुट थ्रू and before the settlement, also known as Herstatt risk, due to the famous Herstatt Bank incident in Germany। जो जर्मनी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था हर्स्टैट बैंक, ठीक है, इंसिडेंट जो हुआ था, तो उसके बारे में भी आपको पता होगा, तो उसके बाद इसको क्या बोलने लगे, हर्स्टैट रिस्क। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसऑनर ऑफ चेक्स। द RBI हैज एडवाइज्ड बैंक टू have a board approved policy regarding procedure for dealing with the dishonor of checks। कि जो RBI है उन्होंने बैंक को एडवाइज किया है कि आप जो बोर्ड अप्रूव पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप चलें, कि अगर मान लो किसी पर्सन का कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो जो बोर्ड ने जो पॉलिसी बनाई उसके अकॉर्डिंग आप आगे चलें। दिस हैज बीन डन कीपिंग इन व्यू द previous guidelines by the RBI, wherein banks were advised to introduce a condition for operation of account with check facility that in the event of dishonor of a check valuing rupees 1 crore and above drawn on a particular account of the drawn on 4 occasions during the financial year for want of sufficient fund in the account, no fresh checkbook would be issued। यानी कि जो RBI की जो पिछली पॉलिसी थी कि अगर किसी पर्सन का 1 साल के अंदर 4 बार जो चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, और उसकी जो वैल्यू होती है 1 करोड़ से ऊपर होती है, तो उस पर्सन को, उस कस्टमर को नई चेकबुक इशू नहीं की जाएगी।
आल्सो द बैंक में कंसिडर क्लोजिंग करंट अकाउंट एट इट्स डिस्क्रिशन। और बैंक के पास ये राइट है कि वो जो करंट अकाउंट है जो कस्टमर का पर्सन का उसको बंद भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल एंड परचेज ऑफ एनपीए बाय बैंक्स। द गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल टू बैंक्स, एफआईएस एंड एनबीएफसी परचेजिंग सेलिंग नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंशियल एसेट्स। कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ठीक है, उनकी सेल और परचेज के बारे में बताया गया है। ए एनपीए shall be eligible for sale to other banks only and now there is no lock-in period। कि जो एक एनपीए है वो दूसरे बैंक को सोल्ड किया जा सकता है, दूसरे बैंक से बाई भी किया जा सकता है जब उस पर कोई भी लॉक इन पीरियड ना हो। उसके बाद ए बैंक में परचेज और सेल नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम टू अदर बैंक्स ओनली ऑन विदाउट रिकॉर्ड्स बेसिस। कि जो दूसरे बैंक से परचेज करेगा, सेल करेगा, वो विदाउट रिकॉर्ड्स बेस पे होगा। बैंक्स कैन सेल नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंशियल एसेट्स टू अदर बैंक्स ओनली ऑन कैश बेसिस। और जो दूसरे बैंक को करेगा, सेल करेगा, वो कैश बेसिस पर होगा। नेक्स्ट, एन एसेट शुड बी हेल्ड बाय द परचेजिंग बैंक इन इट्स बुक एट लीस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ बिफोर इट सोल्ड टू अदर बैंक्स। कि जो एनपी है, जो एसेट है जिसको बेचा जा रहा है नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंशियल एसेट को, वो कम से कम 12 महीने हेल्ड होना चाहिए बैंक के पास। उसके बाद उसको सोल्ड किया जा सकता है दूसरे बैंक के पास। द टाइम फॉर रियलाइजेशन फॉर परचेज्ड एनपीए इज 3 ईयर। Not less than 10% should be recovered in first year and 5% in each following year। कि जो टाइम ऑफ रियलाइजेशन है परचेज का वो 3 साल होगा एनपीए का। उसके बाद और 10% कम से कम पहले साल रिकवर किया जाएगा और उसके बाद हर साल 5% रिकवर किया जाएगा। नेक्स्ट है द एसेट क्लासिफिकेशन फॉर परचेजिंग बैंक इज स्टैंडर्ड एसेट फॉर फर्स्ट 90 डेज फॉर CAR पर्पज द रिस्क वेटेज इज 100%। कि जो एसेट क्लासिफिकेशन है परचेजिंग बैंक की, वो क्या होगी, स्टैंडर्ड एसेट कितने दिन के लिए, पहले 90 दिन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। कल हमने किया था RTGS, तो ये हमारे पास NEFT। द RBI हैज डिसाइडेड that with effect from December 16, 2019 the NEFT shall be made available 24/7। कि दिसंबर 16, 2019 के बाद जो NEFT की सर्विस है वो 24 घंटे 7 दिन चलती रहेगी। द सेटलमेंट ऑफ फर्स्ट बैच विल commence आफ्टर 0030 आवर्स एंड द लास्ट बैच विल बी एंड एट 00 आवर्स। यानी कि जो पहला बैच होगा NEFT का वो कब स्टार्ट होगा, 0030 पे, यानी कि रात के 12:30 बजे के बाद, 12:30 बजे स्टार्ट होगा यानी कि। और एंड कब होगा, पूरे 12 बजे, यानी एक दिन की बात हो रही है। रात के 12:30 बजे पहला जो स्लॉट स्टार्ट होगा और उसके बाद वो ख़त्म कब होगा पहला बैच रात के 12 बजे। देयर विल बी 48 हाफ आवरली बैचेस एवरी डे। यानी कि 48 हाफ आवरली बैचेस हो गए, यानी कि 1 घंटे के अंदर 2 बैच हो गए, तो 24 घंटे के अंदर 48 बैच हो गए। द सिस्टम विल बी अवेलेबल ऑन ऑल डेज ऑफ द ईयर इंक्लूडिंग हॉलीडेज। और जो NEFT का सिस्टम है वो पूरे का पूरे 24 घंटे 7 दिन रहेगा, चाहे वो संडे हो, पब्लिक हॉलीडे हो, कुछ भी हो, तो वो 7 दिन और 24 घंटे रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है NEFT transaction after usual banking hours of banks are expected to be automated transaction initiated using straight through processing modes by the bank। और जो NEFT ट्रांजैक्शन है जब बैंक आवर्स ख़त्म हो जाते हैं, मान लो 5 बजे 4 बजे ख़त्म हो गए, तो उसके बाद ये ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन इनिशिएट पे चले जाएंगे। और किसके थ्रू, यूजिंग स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग STP मोड के थ्रू ये बैंक्स के द्वारा किए जाएंगे जब बैंकिंग आवर्स ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसके अंदर, फॉर एफिशिएंट
customer service, the participant banks in NEFT system were advised to send a positive confirmation to the remittance originator customer confirming the successful credit of fund to the beneficiary's account। और जो इसके पार्टिसिपेंट बैंक्स होंगे एनईएफटी के, उनको कन्फर्मेशन भेजनी होगी कस्टमर को, यानी कि बाई मैसेज कि जो उनके अकाउंट से जो अमाउंट था वो कट चुका है और बेनिफिशियरी जो अकाउंट है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। अकॉर्डिंगली beneficiary destination bank shall ensure strict adherence in sending the end-to-end message to the originating banks, which in turn shall ensure sending the positive confirmation to the remitting customer advising status of credit to the beneficiary account। और इस तरीके से बेनिफिशियरी अकाउंट कस्टमर के लिए भी ये लागू होगा। नेक्स्ट हमारे पास है देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। एनईएफटी के अंदर कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है एनईएफटी यूज एन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आईएफएस कोड एन अल्फा नंबरिक कोड। इट हैज़ 11 डिजिट। इसके अंदर 11 डिजिट होते हैं। फर्स्ट टू 4, ये 14 नहीं है, ये है 1 to 4। 1 to 4 जो डिजिट होंगे फर्स्ट रिप्रेजेंट बैंक कोड, पहले 4 जो डिजिट होंगे वो बैंक कोड को रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ रिजर्व्ड एज कंट्रोल कोड, जो 5वां होगा वो रिजर्व्ड कंट्रोल के लिए, जो कंट्रोल कोड के लिए रिजर्व है। और उसके बाद एंड रिमेनिंग 6 जो लास्ट के 6 रह गए आर ब्रांच कोड, वो होंगे ब्रांच कोड। उसके बाद सेटलमेंट पीरियड B+ डेस्टिनेशन बैंक टू क्रेडिट विद इन 2 आवर्स और रिटर्न, यानी कि 2 आवर्स के इसकी टाइमिंग होगी। फॉर डिले रेपो रेट +2% इंटरेस्ट पेएबल टू कस्टमर। और अगर डिले होता है तो 2% रेपो रेट प्लस 2% इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कस्टमर को पेएबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है लोन टू डायरेक्टर्स। बैंक्स ओन डायरेक्टर, जो बैंक की ओन डायरेक्टर की अगर बात करें, नो लोन इज परमिटेड एज पर सेक्शन 20 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 20 के अंडर बैंक के ओन डायरेक्टर को लोन परमिट नहीं है। हाउएवर लोन अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन डिपॉजिट NSC LIC स्टाफ लोन परमिटेड इफ डायरेक्टर इज स्टाफ मेंबर, कि किस केस में हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट लिया जा रहा है ऑन डिपॉजिट के या LIC या स्टाफ लोन हो तो उस केस में दिया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें है लोन टू डायरेक्टर्स ऑफ अदर बैंक्स। और अदर बैंक्स में देखिए क्या होगा, लोन अप टू रेट 25 लाख, द बैंक कैन सैंक्शन लोन टू डायरेक्टर्स और देयर रिलेटिव्स अप टू रेट 25 लाख बट द सेम हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू द बोर्ड, कि जो 25 लाख तक का जो लोन है वो डायरेक्टर को या फिर उनके क्लोज रिलेटिव को दिया जा सकता है और उसकी रिपोर्ट बोर्ड को देनी होगी। अबोव रेट 25 लाख लोन्स टू डायरेक्टर्स देयर रिलेटिव कैन बी गिवन विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड। और 25 लाख से ऊपर का अगर आप लोन देंगे तो पहले कंसेंट लेना पड़ेगा बोर्ड का, उसके बाद लोन दिया जाएगा। राइटिंग ऑफ लोन टू डायरेक्टर्स और देयर रिलेटिव कैन बी रेमिटेड विद पीरियल अप्रूवल ऑफ RBI। और इससे ज़्यादा कभी अगर लोन देंगे तो उसमें RBI की जो अप्रूवल लेनी होगी। उसके बाद इसमें है लेटेस्ट गाइडलाइंस। RBI हैज़ परमिटेड कॉमर्शियल बैंक्स टू ग्रांट लोन्स एंड एडवांस टू द CEO होल टाइम डायरेक्टर्स विदाउट सीकिंग पीरियल अप्रूवल ऑफ द RBI, कि जो RBI ने कॉमर्शियल बैंक को परमिट किया है कि जो CEO है या फिर जो होल टाइम डायरेक्टर है उनको बिना RBI के अप्रूवल के लोन दिया जा सकता है। ओनली लोन सच एज लोन फॉर परचेजिंग ऑफ कार, लोन फॉर परचेजिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, लोन फॉर परचेजिंग ऑफ फर्नीचर, लोन फॉर परचेजिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एक्वायरिंग ए हाउस फॉर पर्सनल यूज, फेस्टिवल एडवांस एंड क्रेडिट लिमिट अंडर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में बी ग्रांटेड। और ये इन केस में दिया जा सकता है कि कार लेने के लिए, कंप्यूटर लेने के लिए, फर्नीचर और कंस्ट्रक्टिंग एक्वायरिंग हाउस फॉर पर्सनल यूज, यानी कि
एक बना हुआ घर वो भी अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए जो लिया जा रहा है उसके लिए दिया जा सकता है। और क्रेडिट लिमिट दी जा सकती है अंडर क्रेडिट कार्ड। उसके बाद द लोन्स एंड एडवांसेस शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनसेशन remuneration policy approved by the board of directors or any committee of the board to which powers have been delegated to the appointment committee as the case may be। और जो पावर्स दी गई हैं किसके द्वारा, किसको दी गई है, अपॉइंटमेंट कमेटी को, किसके द्वारा, जो बोर्ड है, ठीक है, उसके यानी कि जो पावर दी गई अपॉइंटमेंट कमेटी को किसके द्वारा, बोर्ड के द्वारा, तो उसके थ्रू ही ये लोन दिए जाएंगे, जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। नेक्स्ट है गाइडलाइंस ऑन बेस रेट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द इंटरेस्ट चार्ज ऑन सच लोन्स। हाउएवर द इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन सच लोन्स कैन नॉट बी लोअर देन द रेट चार्ज ऑन लोन्स टू द बैंक्स ओन एम्प्लॉयज़। और जो गाइडलाइंस है बेस रेट की वो एप्लीकेबल नहीं होंगी इंटरेस्ट चार्ज पे इन लोन के लिए। और हाउएवर द इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन सच लोन, और जो इंटरेस्ट रेट है वो इन लोन के ऊपर चार्ज किया जाएगा, कैन नॉट बी लोअर देन द रेट चार्ज ऑन लोन्स टू बैंक ऑन एम्प्लॉयज़। और जो बैंक एम्प्लॉयज़ के जो बैंक एम्प्लॉयज़ है उनके ऊपर जो लोन है उस पर जो चार्ज किया जा रहा है ये जो चार्ज होगा उससे कम नहीं होगा। यानी कि डायरेक्टर्स को कुछ अलग से इसमें सैंक्शन जो रिलीफ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है नो अदर लोन कैन बी सैंक्शन टू डायरेक्टर। और इससे अलग कोई लोन जो डायरेक्टर्स को सैंक्शन नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारे पास रिस्क के बारे में, ठीक है। और एनईएफटी हमने इसमें पढ़ा और लोन टू डायरेक्टर पढ़ा। तो नेक्स्ट हम लेके आएंगे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के मॉक टेस्ट आएंगे और एक दो जो टॉपिक आपके रहते हैं वो भी आपके जल्दी से हम कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।